क्या हमको पढ़ना था? भारतीय यूनेस्को स्थल, इंडियन यूनेस्को साइट। तो सबसे पहली बात तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेरिस में है, ठीक है। इसका पूरा नाम कहीं पर लिखना यूनेस्को का अपनी कॉपी पर। अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, आराम से बना लेना। और कभी नोट्स बनाने भी हैं अपने तो शॉर्ट नोट्स बनाया करो, छोटे छोटे चीजों को शॉर्ट में लिख लिया करो। जैसे देखते हैं क्या यूनेस्को क्या है। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है यूनेस्को का। यूनेस्को को जो इस्टेब्लिश किया गया था, हालांकि हम इसको संगठनों में पढ़ेंगे जब ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, इसकी स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर 1945 को। बस आपको दिमाग में रखना है अपने में। ऐसे मत बन जाना कि मैं तो जो लिखा हुआ उसको छापूंगा एकदम से, ऐसे स्टूडेंट नहीं बनना है, ठीक है। यहाँ आएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है सारे साथियों से, आपके हाथ जोड़ के पैर पकड़ के अपने जीवन को दिशा देनी है तो कमेंट सेक्शन में अतिरिक्त बातें मत करना, क्योंकि फिर मैं आपको इग्नोर करूंगा, और आपको इग्नोर करना और आप अपनी उसी ऊर्जा को खर्च करते रहें पूरी क्लास में, तो ये आपको भी शोभा नहीं देगा। ओके, तो जिनको एक ऊर्जा से काम करना है वो फोन को अपने आप से दूर रखना, हाथ में कॉपी और पेन रखना हमेशा एंड तक। अब बात करते हैं कि यूनेस्को ने भारत में कुछ ऐसे स्थल बनाए गए हैं जिनको हम भारत में क्या बोलते हैं, यूनेस्को साइट। और यूनेस्को साइट जो हैं उनको हम कहते हैं आपका विरासत धरोहर स्थल। यानी कि वो कितनी है, पहला क्वेश्चन तो ये 43 है। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 43 मूर्त यानी कि विरासत स्थल हैं, जिनमें से 35 क्या हैं आपका कल्चरल हैं। अभी हम इन सबको देखेंगे धीरे धीरे। कल्चरल का मतलब क्या होता है? देखो, सांस्कृतिक का मतलब है कि जो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अच्छा, संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो हम कहेंगे भैया संस्कृति में हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो वेशभूषा है, ठीक है, हमारी क्या परंपराएं हैं। तो जब हम रीति रिवाजों की बात करते हैं तो उसमें हमारे मंदिर भी शामिल होते हैं। तो भारत की संस्कृति से संबंधित कौन कौन से मंदिर यूनेस्को को लगे कि ये आपका विश्व विरासत स्थल होने चाहिए, यानी दुनिया की उन कुछ साइट्स में से ये प्रमुख हैं। जैसे कि क्या सिर्फ भारत के ही स्थल होते हैं? नहीं, पूरी दुनिया में से साइट खोजी जाती हैं। क्या सिर्फ भारत के होते हैं? बोलो यस और नो। तो आपको पहली समझ रखनी है कि भारत के नहीं, पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया के होते हैं। भारत में कितने हैं? 43 हैं। इनमें से 7 नेचुरल हैं, जैसे कि कुछ आपका नेशनल पार्क हो गए। एक मिश्रित है, उसको हम जानेंगे, वो सिर्फ कंचनजंगा है सिक्किम का। एक मिश्रित है क्योंकि उसमें विरासत की भी बात है, विरासत के साथ में आपका संस्कृति और नेचुरल दोनों चीजें, कल्चरल और नेचुरल दोनों हैं। यूनेस्को द्वारा हमारी 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। दोनों बातों में अंतर समझना। 43 तो क्या बताई मैंने, मूर्त बताई है। मूर्त यानी कि जो टेंजिबल हैं, और 15 हैं इंटेंजिबल। इस बात को समझें। देखो, टेंजिबल का मतलब होता है जिसको छुआ जा सकता है। जैसे मैं आपसे एक उदाहरण पूछूं, जैसे कि आपके घर में एक कप है, आप उसको छू सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? मुझे सिर्फ हाँ या ना में उत्तर चाहिए आपके पूरे बैच में। आप उसको छू सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, तो वो टेंजिबल है। आप सोचिए कोई मंदिर है, आप किसी मंदिर को जाकर के छू सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे हाँ भैया जी, मंदिर को बिल्कुल छू सकते हैं, क्या दिक्कत है इस बात में, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, आप किसी डांस को छू सकते हैं? जैसे मैं बोलूं कालबेलिया डांस, राजस्थान का एक डांस है, या मैं बोलूं छऊ जो 3 स्टेटों में आपका होता है, झारखंड में होता है, आपका उड़ीसा में होता है, ठीक है। बताएं, क्या आप उसको छू सकते हैं किसी डांस को? सारे लोग बोले। वेस्ट बंगाल में भी होता है छऊ। आप कहेंगे नहीं, छोटी सी बात है। तो जिसको आप छू सकते हैं वो मूर्त है, और जिसको नहीं छू सकते वो अमूर्त है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल कितने हैं भारत में? आपका 15 हैं। जैसे दुर्गा पूजा, आप पूजा को नहीं छू सकते।
लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप खजुराहो के मंदिरों को छू सकते हैं क्या? आप ताजमहल को छू सकते हैं क्या? आप आगरा के किलों को छू सकते हैं क्या? एलोरा की गुफाओं को, अजंता की गुफाओं को आप छू सकते हैं क्या? बताइए, पट्टादकल के स्मारकों को, हम्पी के स्मारकों को आप छू सकते हैं या नहीं? जयपुर को आप छू के देख सकते हैं या नहीं? अहमदाबाद को आप छू के देख सकते हैं नहीं? आप कहेंगे हाँ जी भैया। बात क्लियर है? थम्स अप करके मुझे बताएं। आप कहेंगे हाँ जी, बात क्लियर है कि जिनको छुआ जा सकता है 43 तो हैं आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनको बोलते हैं WHC, विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और 15 है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। बात क्लियर? भारत यूनेस्को का 1946 से सदस्य बना। इसको तो इम्पोर्टेंट मार्क करना, जो मैं महत्वपूर्ण बताता चलूं उसको इम्पोर्टेंट मार्क किया करना, ये मिलेगा आपको नोट्स में। जैसे भारत में 43 हैं, इटली में सबसे ज़्यादा 60 हैं, सिर्फ याद रखें, रटना नहीं है इसको। चाइना 59 पर है, फिर भारत आता है। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला जो शहर है वो कार्डोबा, स्पेन का एक शहर है। इस अकेले शहर में 4 आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसे हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपकी यूनेस्को की साइट है। तो दिक्कत। तो अब मुझे बताएं जरा, जब मैं कभी पढ़ा हूं तो मैं आपको बता, ध्यान से पढ़ें अभी क्या रिसेंट में हुआ। 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की पहली विश्व धरोहर समिति, देखो विश्व धरोहर समिति इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। कौन सी कमेटी है ये? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। एसएससी ने अभी पूछा था आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा CHSL में, कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी विश्व धरोहर समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 21 कंट्री होती हैं और यही 21 देश हैं जो बताते हैं कि भाई ये जगह अब यूनेस्को में शामिल हो जानी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46th सेशन में, कौन सा सेशन था ये? 46th सेशन में यूनेस्को, ये यूनेस्को का पूरा नाम लिखा हुआ है, विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया। पूरी दुनिया के 24 हुए, भारत का सिर्फ एक हुआ है इस बार। 2024 में कौन बच्चे जानते हैं, बताओ 2024 में कौन सा शामिल हुआ था? कौन सा शामिल हुआ था बताओ? देखो, एक बच्चे का क्वेश्चन तो ये है कि गुरुजी बैकग्राउंड वाइट कर लो। एक बच्चे का क्वेश्चन ये है गुरुजी हिंदी में भी बोल दिया करो। और एक बच्चे का क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको लगता है मैंने क्या समझाया आपको? 20 मिनट में क्यों बोला था? इसी बात के लिए। अब आपके बोलने का कोई महत्व नहीं रह गया है। आप एक तो कपड़े की दुकान पर नहीं है कि लाल शर्ट दिखा दो और नीली शर्ट दिखा दो। ये दर्शाता है कि आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं हुई। वाइट कलर पर अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपनी आंखें खराब कर लेंगे। काश आपने फिजिक्स पढ़ी होती कि आंखों के लिए ग्रीन और ब्लैक कलर सबसे अच्छे हैं। तो आप अच्छे स्टूडेंट होते तो इस बात को समझ लेते, क्योंकि ओस्टवाल्ड का चक्र और आपका वर्ण संयोजन बड़ी छोटी कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपने उसको नहीं पढ़ा। कौन जिम्मेदार है इसका? आपको, आपने सोचा कक्षाओं में श्यामपट क्यों रखते थे जब हम छोटे थे? श्यामपट जब आप छोटे थे तो कैसे बोर्ड पे पढ़े हैं, ब्लैक बोर्ड पे कि व्हाइट बोर्ड पे? व्हाइट तो लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए लिया है, जिसपे पेन से लिख के मिटा देते थे। पढ़ना है तो काले बोर्ड पर, हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलेंगे। ठीक है भाई साहब, ये मेरा आपको अंतिम है। बहुत बढ़िया, मुझे ऐसे स्टूडेंट से मतलब है जो अभी लिख रहे हैं कि मोइदम्स असम शामिल हुआ जी। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। तो इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे, 59 स्थलों के साथ में चाइना दूसरे स्थान पर है। भारत इस सूची में 43 स्थल हैं। नवीनतम, नवीनतम का मतलब होता है जो न्यूएस्ट है, वो असम का मोइदम है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिख लो 100%। असम में एक अहोम डायनेस्टी हुआ करती थी, एक अहोम वंश हुआ करता था। उसी अहोम वंश की साथी ये आपका क्या बोलेंगे, वहां पर वो लोग अपने हथियारों को, जो उनकी वेशभूषा ड्रेस थी, उन सबको वो दफनाते थे। उस जगह को बोला जाता मोइदम्स। बहुत चर्चित है, इसको इस बार 43वीं साइट। तो मोइदम्स बन गई आपका 43वीं साइट। जब आप अपनी PDF देखोगे तो जब सारी चीज़ें पढ़ लो तो एक बार इससे प्रैक्टिस करना, ही आपकी प्रैक्टिस के लिए लगाया गया है। इसमें आपको खोजना क्या होगा, जब आपके पास फ़ोन में PDF पहुंचेगी, अभी मत देखना इसको, तो आपको ऐसा नाम मिलेगा खजुराहो। तो आपको सोचना खजुराहो किस स्टेट में है, अजंता केव्स किस स्टेट में है, किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो स्थिति है वो किस राज्य में है। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है सबसे ज़्यादा, और फिर उससे संबंधित जो जानकारी है वो पूछी जाती है। ओके, आगे आएंगे नेक्स्ट।
यहाँ पर शुरू करते हैं उन 43 स्थलों के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि विश्व धरोहर स्थल किस जगह पर हैं, संबंधित राज्य यानी कि वो जहां पर भी हैं, और उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, ये ईयर इधर लिखा हुआ है। साथ ही सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला विश्व विरासत स्थल किस वर्ष में चयनित हुआ था, बोलो फटाफट से, किस वर्ष में? 1983। 1983 में 4 चयनित हुए थे आपका। एक तो आगरा का किला, एक ताजमहल, एक अजंता, एक एलोरा। एक आपका ताजमहल, एक आपका आगरा का किला, एक अजंता, एक एलोरा। ये 4 कब के? 1983। लेकिन उन चारों में सबसे पहले कौन हुआ? आगरा का किला। तो याद रख लेना, भारत का पहला यूनेस्को में शामिल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल कौन सा है? आगरा का किला। कहाँ पर है? आगरा। यूपी के बच्चे जानते होंगे, बाहर के स्टेट वाले बच्चों को याद करना होगा। 1983 में। ताजमहल कहाँ पर है भैया? ताजमहल यूपी में 1983। ताजमहल, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी है, इसको आराम से पढ़ना, ये हिस्ट्री में पढ़ोगे आप सब लोग कि इसको किसने बनाया, ताजमहल कैसे बना था, ये इतिहास का विषय है। ठीक है। इसके जो वास्तुकार, वास्तुकार का मतलब होता है इसके जो आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट थे इसके, वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। और इसको जो डायरेक्शन दिया था वो किसने दिया था? उस्ताद ईशा खान ने। अच्छा, जो एक कहानी आपने सुनी होगी, जिन्होंने ताजमहल को बनाया उनके हाथ काट दिए गए, सुनिए ना, सुनिए, इतिहास में आप जानोगे सब कुछ। और आपका इतिहास के लिए तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पॉलिटी चलेगी फिर हिस्ट्री चलेगी। तो वो कहानी एकदम से झूठी है, ये बात याद रख लेना। उनके हाथ काटने का मतलब उनसे काम छीन लिया गया था। काम छीन लिया गया था मतलब वो कह दिया था आपका शाहजहां ने कि भाई आप काम नहीं करोगे इस तरह का कोई भी। और उसने उनको, उसने नगर बसाया था, उनको पेंशन दी थी, सब कुछ दिया था। तो जब एक कलाकार से उसका काम छीन लिया जाता है तो कहते हैं उसके हाथ काट दिए। ठीक है। कहाँ पर? ताजमहल दूसरा हो गया। तीसरा कौन होगा साथी आपका? किस चीज पे फोकस करना है, मैं फिर से बता देता हूँ, इस जानकारी पर, और आपका साथ में वो किस स्टेट में है। थर्ड वन, अगर याद रहे ईयर तो याद रख लेना, ना याद हो कोई दिक्कत नहीं। ईयर याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ के इंपॉर्टेंट है ईयर, वो मैं आपको बताऊंगा जो भूलने नहीं है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। मुझे बताओ, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में है? महाराष्ट्र के किस जिले में है, याद रख लेना। ये महाराष्ट्र में साथी आपका संभाजी नगर में है। संभाजी नगर, जिसका पहले नाम हुआ करता था आपका क्या? औरंगाबाद। औरंगाबाद। अजंता की गुफाओं की कुल संख्या साथी 29 है। और ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका मतलब है कि इन गुफाओं में जातक कथाएं लिखी हुई हैं। जातक कथाएं। अब आप सोचोगे जातक कथाएं यानी कि जातक स्टोरीज क्या होती है भैया? तो जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो बौद्ध साहित्य जब लिखा गया, यानी कि जब बुद्ध के बारे में लिखा जा रहा था, जो आपका पाली पाली भाषा से बौद्ध धर्म का संबंध है, तो पाली भाषा के जब ग्रंथ लिखे जा रहे थे तो उनमें लिखा गया है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जो कहानी है, यानी कि 549 549 कहानियां हैं जिनको जातक कथाएं कहते हैं। और वो सभी कहानियां बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और साथ में महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की हैं। बताओ, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की हैं या बाद की हैं? तो आप कहोगे महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की हैं। तो वो जातक कथाएं इन गुफाओं में लिखी हुई हैं। यहाँ देखोगे आप स्ट्रक्चर अंदर जाके तो जातक कथाओं का जिक्र आएगा। किस वंश ने बनाया था इनको? वाकाटक डायनेस्टी ने इसको बनाया था। ये हिस्ट्री में पढ़ोगे आप सारे वंश, नाम देख के घबराना नहीं है कि कभी सोचो वाकाटक वंश क्या है, उस तरह की बातें नहीं करनी है। तो वो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। वाघोरा रिवर यहाँ पर बहती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, उस वाघोरा रिवर के किनारे ये हैं। ओके। एलोरा की गुफाएं, मुझे बताओ, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में है? तो क्या बोलोगे आप? भैया जिले में ये हैं आपका, कहाँ पर? संभाजी नगर में ही। संभाजी नगर में ही। हम सब करके मुझे बताओ, अपने नोट्स में चीजें ऐड कर रहे हो जो पहले के आपके नोट्स हैं? जो पुराने साथी हैं, कोई भी जो पुराने नोट्स में इसको नोट कर रहे हैं, याद रख लेना, ये किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट वंश ने। किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट वंश ने इनका निर्माण करवाया। मेड बाय राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो 1983 के ये 4 हुए। एलोरा की गुफाओं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है? किसी भी गुफा की, जैसे एलिफेंटा आएंगी तो एलिफेंटा गुफाओं में जो गुफा है वो 7 हैं।
तो ये गुफाओं की संख्या आपको हमेशा पता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर चरणाद्री पहाड़ी है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछे आपसे कि एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से नहीं है, तो कौन कौन से धर्म? बौद्ध, हिंदू, जैन और एक सिख भी लिख दे ऑप्शन में। तो पूछे किस धर्म से नहीं है, तो क्या आंसर होगा? ABCD। तो आप कहेंगे भैया सिख धर्म से नहीं है, वहां पर बौद्ध और जैन। जो गुफा 12 गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म के लिए हैं। फिर आपका इसके बाद में हम बात करते हैं कितनी गुफाएं? 13 से 29, यानी कि जो 17 गुफाएं हैं वो हिंदुओं के लिए हैं, कुल 17 गुफाएं। और अगर 5 गुफाओं की बात करते हैं वो जैनों के लिए 5 गुफाएं, हिंदुओं के लिए 17 गुफाएं और आपका बौद्ध धर्म के लिए 12 गुफाएं हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 34 गुफाएं हैं। धर्म याद रख लेना मेजर रूप से कि कौन कौन से हिंदुओं के लिए हैं भैया, बौद्धों के लिए हैं और जैनों के लिए हैं। हिंदुओं के लिए कितनी गुफाएं हैं? अगर मैं सीधे क्वेश्चन, हिंदुओं के लिए 17 बोलेंगे, बौद्धों के लिए 12 और जैनों के लिए 5 गुफाएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम क्या इनका रिप्लाई कर रहे हो बच्चों का? नहीं, जो समझदार है वो तुम मत पढ़ो बुद्धू के चक्कर में, बुद्धू बुद्धू रहेगा। बेटा मत करनी, बातें नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है। कमेंट सेक्शन से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। जिसके पास तुमने इतने मैसेज किए थे उसने ही तुम्हारा भला नहीं किया, तो अभी क्यों पड़े हो मैसेज के चक्कर में? भला उसका होगा जो कॉपी पेन जिसके हाथ में होंगे। भैया मैं आपका चंद्रगुप्त हूँ, आप मेरे चाणक्य। रिजल्ट से पता चलेगा दोस्त, अभी नहीं। बात रहेगी क्लियर, आगे आएंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर कैसे कलर का है? रंग देख के बताओ कोणार्क के सूर्य मंदिर का। इसको बोलते ब्लैक पैगोडा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा। यहीं पर नोट करना, एक क्वेश्चन आता है व्हाइट पैगोडा किसको कहते हैं? वो सफेद रंग का है तो उसको व्हाइट पैगोडा बोलते हैं। वो भी आपका कहाँ पर है तो उड़ीसा में ही, पुरी में। और पुरी में वो है साथी आपका जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ मंदिर। वो सफ़ेद होने के कारण व्हाइट पैगोडा और ये काला होने के कारण ब्लैक पैगोडा। नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने इसको बनवाया था। किसने? प्रथम ने इसको बनवाया था। और ये वास्तुकला मतलब आर्किटेक्ट का बहुत अच्छा उदाहरण है। महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पर हैं? वो तमिलनाडु में है। इनका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना 1984। जिसका ईयर मैं बताऊं ना, एक तो 1983 तो याद हो गए ना, 4 हैं। ताजमहल हो गया, आगरा का किला हो गया, आपका अजंता हो गया, एलोरा हो गया। ओके। पल्लव राजाओं ने, किन राजाओं ने बनवाया? पल्लव राजाओं ने। यहाँ पर पंचरथ मंदिर भी है। यह समूह रथों, मंडपों, विशाल खुली हवा वाली राहतों के लिए जाना जाता है। ये चीजें मत रटने लग जाना कभी भी, पता चले इनको रटने लग गए हो। ये अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमको मतलब है महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। मुझे बताओ कोणार्क का सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पर आपने देखा था? कितने रुपए के नोट पर है? नोट जानते हो ना, जैसे 2000 का नोट बंद हो गया, उस पर पीछे मंगलयान होता था। 200 रुपए के पर सांची का है, 100 रुपए पर रानी की वाव है, 50 रुपए पर हम्पी है। तो बताओ ऐसे 10 रुपए के नोट पर 10 रुपए थे तुरतुरे। आ गया वो। काजीरंगा, काजीरंगा साथी कहाँ पर है? असम में। फोटो लगा हुआ है एक सींग वाले गैंडे के लिए। रंगों के नाम आसाम याद कर लेंगे, रंग से जब कभी भी आएगा। ओरंग नेशनल पार्क भी मैं आपसे पूछूंगा, याद रखना। रंगों के नाम गुरुजी आज शाम को सुनाएंगे। आसाम, काजीरंगा असम में है। अतिरिक्त जानकारी बाद के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। मानस कब का है? जब ये याद कर लो तब एडिशनल को पढ़ना बाद में। मानस कब कहाँ पर है? असम। भले मानस आज शाम को सुना देना, भले मानस आज शाम को पैसे लौटा देना। मानस आज शाम को आएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला था, हम इसको पढ़ेंगे जब मैं टाइगर रिजर्व पढ़ाऊंगा। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर चला था ये, देश में टाइगर्स को बचाने के लिए। ठीक है, यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व हम पढ़ेंगे आपका कब? आज से जो 3rd क्लास होगी हमारी, यानी कि परसों। कि देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व हम किसको कहते हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है एक आपका। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क देखो किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं? बहुत सारे जानवरों का जो जीवन है वो संरक्षित किया जा सके, बहुत सारी वनस्पतियों को बचा सके, इसके लिए केवला देव।
देखो इसको ऐसे याद रख लेना, राजा का स्थान तुमको कैसे मिलेगा, केवल और केवल, केवल और केवल रण से मिलेगा। तो यहाँ पे एक रणथंबोर भी है राजस्थान में। केवला देव, केवला देव कहाँ पर है, राजस्थान में। ये जब नेशनल पार्क में आपको याद कराऊंगा, सारे याद करा दूंगा कौन सा कहाँ पर है, ये मेरी अपनी हेडक है, ये समझो तुम, याद हो जाएगा तुम्हें। केवला देव कहाँ पर है, राजस्थान में है। यह राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं आपको बताऊं, ध्यान रखना आप। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको 4 जगह देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा यूनेस्को में भारत का विरासत स्थल नहीं है। अगर आपने 43 नाम एक बार नहीं पढ़ रखे हैं, अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि एटलीस्ट आपको वो नाम पता होने चाहिए। वो नाम आपको पता होंगे तो आप बता पाओगे, हाँ जी ये काजीरंगा आपने पढ़ा था, हाँ या ना। अजंता एलोरा पढ़े थे, हाँ या ना। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। अच्छा अभी तक के में मैं एक नाम लेता हूँ कि आपने वो पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। जैसे मैं आपसे नाम लेता हूँ हाँ, इंदौर के स्मारक, अभी तक जिक्र आया इंदौर के स्मारक, हाँ या नहीं। बड़े धैर्य और सुकून के साथ में उत्तर दें, सोच के। तैयारी तो हो जाएगी, प्यार प्यार में हो जाएगी। नहीं, बस इतना ध्यान चाहिए, यस और नो वाला ध्यान। वेरी गुड। केवला देव। हम्पी, हम्पी बताओ कहाँ पर है। हम्पी साथी आपका कर्नाटक में है। बहुत पूछा जाता है हम्पी कर्नाटक के किस जिले में है। यूपी पीसीएस ने पूछ लिया था ये तो, और तो छोड़ो तुम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। बेल्लारी। क्या पूछोगे, हम्पी जो है साथी वो बेल्लारी में है, तुंगभद्रा मंदिर के किनारे हैं। यहाँ पर हम्पी दरअसल में क्या था, जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी ये राजधानी थी। इसकी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। अब नोट्स बनाओ ना तो इतना लिखना सिर्फ, हम्पी कर्नाटक 1986, कर्नाटक में साइन खींच के, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, 50 रुपए का नोट, तुंगभद्रा मंदिर के किनारे, राजा कृष्ण देव राय द्वारा इसको चित्र क्या बोलेंगे बनवाया गया। विजयनगर साम्राज्य से हम्पी का संबंध है, ठीक है। खजुराहो के स्मारक, खजुराहो कहाँ पर है साथी बताएंगे, पूछा जाता है मध्य प्रदेश के किस जिले में है। चंदेल शासकों ने इनको बनवाया और साथ में सिर्फ 2 धर्मों से इनका संबंध है, हिंदू धर्म और जैन धर्म। कौन से 2 धर्म, हिंदू धर्म। इस बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था आपका कि 2023 प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन था आपका कि खजुराहो के स्मारक जो कि उनको जिला भी दे रखा था, ये बोल रखा था कि जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं उनका संबंध किन 2 धर्मों से है। तो ऑप्शन थे हिंदू और बौद्ध, हिंदू और जैन, हिंदू और सिख, हिंदू और पारसी। तो किन 2 धर्मों से, हिंदू और जैन। और एलोरा की गुफाओं के लिए कौन से बताए मैंने आपको, 3 धर्म बताए वहां पर, हिंदू, बौद्ध और जैन, एलोरा, ठीक है। और यहां पर किसकी बात आई है, खजुराहो की। खजुराहो में कितना है आपका, सिर्फ 2 हैं, हिंदू और जैन। खजुराहो के स्मारक कब लिस्ट हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है, 1986 में। पूछेगा खजुराहो के स्मारकों को कब लिस्ट किया गया था, ये कब सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। बहुत अच्छा, देखो एक साथी ने हमारे ने कितना कमाल का लिखा है, इसको हम प्रैक्टिस सेट में शामिल करते थे, वीर सिंह भाई, बहुत शाबाश। उन्होंने कहा है कि खजुराहो के स्मारकों में मंदिर जो 25 मंदिर है वही शेष बचे हैं। पहले यहाँ पर 85 मंदिर थे जो साथी क्या हो चुके हैं, वो खंडर बन चुके हैं। बहुत शाबाश दोस्त, वेरी गुड। फतेहपुर सीकरी यूपी 1986, ठीक है। फतेहपुर सीकरी विजय का नगर, अकबर ने इसको बनाया, हिस्ट्री पढ़ेंगे आप। गोवा के गिरजाघर, गोवा 1986, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भारत में एक चर्च है जो पुराना है तो उसको लिस्ट किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये, आपका साथी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। पूछे एलिफेंटा की गुफाओं को किसने बनवाया था, बोलो भाई फटाफट से। तो एलिफेंटा की गुफाएं चालुक्य और राष्ट्रकूटों से संबंध रखती हैं, चालुक्य और राष्ट्रकूटों से। राष्ट्रकूटों ने दरअसल में, याद रख लेना, देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछे एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है आपसे, अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है कि ये महाराष्ट्र में आपका कहाँ पर, एलिफेंटा सॉरी, चालुक्य और राष्ट्रकूटों में ज़्यादातर अगर हम योगदान बोले तो राष्ट्रकूटों का ज़्यादा रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जैन मंदिर नहीं है और जितना भी काम था आपका वो उन्होंने जैन मंदिरों के लिए किया।
राष्ट्रकूट होंगी। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? ये मुंबई में है। मुंबई में जो साथी आपका घरासिव है, घारापुरी गुफाएं एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम है, वहां पे इनको क्या बोलते हैं? घारापुरी। घारापुरी नहीं, घारापुरी, GHAR। घारापुरी बोलना है इनको, है ना। घारापुरी का मतलब होता है गुफाओं का शहर, सिटी ऑफ केव्स। सिटी ऑफ केव्स कहा जाता है उसको, है ना। करेक्ट कर लो दोस्त उसको, जीतू यादव जी उसको करेक्ट कर लेंगे साथी, करेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? यहाँ पर 7 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर भैया जी? 7 गुफाएं, याद रख लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे हमने आपको बताया कि अजंता की जो गुफाएं हैं उनका संबंध किस धर्म से था, बताओ जरा। आप कहोगे बौद्ध से था। एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका संबंध हमने किससे बताया, आपको जरा बताएं। आप कहोगे बौद्ध भी थे वहां पर भैया। बौद्धों के लिए 12 थी, 17 हिंदुओं के लिए, 5 जैनों के लिए। आपका जैन भी थे और हिंदू भी थे, ठीक है। लेकिन ये जो एलिफेंटा की गुफाएं, ये भगवान शिव से संबंधित हैं। यानी कि ये शैव कम्युनिटी से या शैव संप्रदाय से संबंधित हैं। किससे हैं? शैव संप्रदाय से। या कभी भी पूछे, यहाँ पर जो चित्रण आपको मिलेंगे वो भगवान शिव के मिलेंगे, भगवान शिव के। कोई दिक्कत? याद रखेंगे हमेशा। एलिफेंटा कैसे याद रख सकते हैं? देखो एलिफेंट मतलब, एलिफेंट से हम रिलेट कर लेते हैं भगवान गणेश जी को। और भगवान गणेश जी से संबंध किसका है? वो हमारे भगवान शिव का है। वो याद रखना है ना। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, 1987 में। सुंदरवन की स्थिति याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगले अक्सर सुंदर होते हैं। पूरी स्टैटिक जीके में बंगाल को हम बोलेंगे बंगला। बंगला कैसा है? सुंदर है, सुंदर है। जैसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बुक्सा नेशनल पार्क है, तो तब हम पढ़ेंगे सुंदर बुक्स कहाँ है? बंगले में है। यह गंगा डेल्टा का हिस्सा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ओके। फिर बात आती है पट्टादकल की। पट्टादकल के स्मारक समूह कर्नाटक में कहाँ पर हैं? कर्नाटक में, याद रख लेना। पट्टादकल को चालुक्यों ने बनवाया था। किसने? चालुक्य वंश ने इनका बनवाया था। चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश ने इनका निर्माण कराया। और कर्नाटक में ये कहाँ पर है? कर्नाटक के बागलकोट में है। डिस्ट्रिक्ट उसी का याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सभी के याद करने लग जाओ। बागलकोट जिला। लेकिन यहाँ पर एक राष्ट्रकूट वंश का जिक्र भी आता है। राष्ट्रकूट वंश का जिक्र ये आता है कि जब चालुक्यों ने बनवाए तो 9 हिंदू मंदिर यहाँ पर बनवाए थे। लेकिन जो एक जैन मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर बनवाया, ये बनवा दिया साथी किसने? आपका राष्ट्रकूटों ने। याद रख लेना, राष्ट्रकूटों ने यहाँ पर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखेंगे, कोई दिक्कत? किसने? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, आगे आएंगे। सर जी बस करिए, याद भी करना। बेटा याद करने के जैसा तो अभी कुछ था ही नहीं इसमें। एक दिन में एक टॉपिक, छोटा टॉपिक। ऐसा नहीं कि इसको हम 2-3 दिन चला दें, ऐसे नहीं बच्चे। ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, सिर्फ स्थिति। 40 जगह के नाम याद नहीं कर पाओगे यार, खुद के ऊपर इतना भरोसा नहीं है। मैंने कहा ना, अगर याद भी नहीं होंगे तो ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक होंगी, मैं ही याद कराऊंगा आपको। ठीक है, कि नेशनल पार्क, जब नेशनल पार्क में हम आएंगे तो नेशनल पार्क में याद करेंगे। ठीक है, अतिरिक्त बातें नहीं। ये महाराज आपको उड़ा देंगे नहीं तो। पढ़ने पे ध्यान लगाओ। चोल मंदिर, अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जिनको याद है वो बताओ, जिनको थोड़ा थोड़ा याद है पहले से। ठीक है। चोल मंदिर कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। राजेंद्र चोल ने इनको बनवाया। ठीक है, इसमें तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर, ये हिस्ट्री का टॉपिक है सारा, आप पढ़ेंगे वहाँ पे जब मंदिर पढ़ेंगे। हम खुद भी मंदिर एक टॉपिक मैंने आपको बताया, मंदिरों में हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे, मंदिर में पढ़ेंगे हम। अभी हमको पढ़ना है कि चोल मंदिर, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, ये यूनेस्को की साइट है या नहीं है, बताओ हाँ या ना। नंदा देवी और फूलों की घाटी, इसको बोलते हैं फ्लावर वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स। बहुत सारी वैली हमको पढ़नी है, जैसे साइलेंट वैली आपका केरल में है, ठीक है, आपका सिलिकन वैली आपका बंगलुरु में है, न्योरा वैली आपका वेस्ट बंगाल में है। तो बहुत सारी वैली अभी पूछी जाती है, अभी सिर्फ हमको फोकस करना है जो फ्लावर वैली है वो उत्तराखंड में, क्या वो यूनेस्को साइट है या नहीं है? हाँ जी है। सिर्फ इतना भर याद रखना है। सांची के बौद्ध स्तूप किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। कितने रुपए के नोट पर हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अतिरिक्त जानकारी मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊं। सांची के किस वर्ष में साथी यूनेस्को में लिस्ट हुए? बहुत बार पूछा गया है। स्तूप होते हैं जिनका संबंध होता है बौद्ध धर्म से, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो अशोक हैं उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद में
आप इस बात को हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो अब आपका उनकी गद्दी पे वो 8वें वर्ष बैठे थे। 8वें वर्ष का मतलब है 261 BC में। तो जब उन्होंने कलिंग वॉर लड़ा तो उसके बाद में वहाँ 1 लाख लोग जब मारे गए तो उन्होंने अपने धर्म को छोड़ करके, और किस धर्म को, आपका बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। दीवारों पर यहाँ पर जातक कथाएं लिखी हुई हैं जिनको हेनरी टेलर ने बताया था 1818 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है 1993 में, बहुत बार पूछा गया। इस वर्ष में 1993 में। अब देखो हुमायूं के मकबरे से एक क्वेश्चन और आता है कि हुमायूं का मकबरा, इसको बोलते हैं मुगलों का कब्रिस्तान। मुगलों का कब्रिस्तान यानी बहुत सारे मुगल, मुगल कहाँ पे रहते थे? दिल्ली में, लाल किले में। और इनके जो भी राजकुमार आपका या अन्य जो भी परिवार के लोग होते थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को कहाँ पर, उनको हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अब तक जितने भी हमने पढ़े थे, क्या उनमें कहीं भी कोई ऐसा आया था जो दिल्ली से था? हाँ या ना? तो आप कहेंगे ये दिल्ली से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। अब आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो याद रख लेना कि वह कौन सी यूनेस्को साइट है जो दिल्ली की पहली यूनेस्को साइट बनी। तो वो हुमायूं का मकबरा है, इससे पहले कुछ नहीं था दिल्ली का। ओके, हुमायूं का मकबरा। कुतुब मीनार 1993, यानी जब हुमायूं का मकबरा बना तभी कुतुब मीनार बनी। कुतुब मीनार कितने मंजिल की है बताओ? 1 2 3 4 5, कितने मंजिल की? 5 मंजिल की। ये आप पढ़ेंगे इस बात को कि भाई जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कुतुब मीनार एक आपका 1206 से 1210 तक रहा था। ऐबक, ऐबक ने इसकी आपका क्या बोलेंगे, ऐबक ने इस पर काम चलवाया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था, इसकी 3 मंजिल और बनवाई थी। इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था, इसकी 3 मंजिल और बनवाई थी। और इसकी जो 1 मंजिल है आपका, तो 4 मंजिल हो गई। 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? जब 1386 में क्या हुआ था, इस पर बिजली गिर गई थी तो फिरोज शाह जो तुगलक था उसने इसकी 5वीं मंजिल बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। और एक बार जब दिल्ली में भूकंप आया था सन 1505 में, तो सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। ओके, तो पूछा जाएगा किसने शुरू किया आपका, बताओ फटाफट से। ऐबक ने इसकी पहली मंजिल बनवाई, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी, उसी ने शुरू किया। इल्तुतमिश ने क्या कराया, इसको पूर्ण कराया। 5वीं मंजिल किसने जुड़वाई इसमें? फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, भारतीय पर्वतीय रेलवे, जो भारत की माउंटेन्स में रेलवे बनती है, वो अपने आप में रेलवे चलती है, वो अपने आप में देखने की जगह है। तो उनको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब आश्चर्यजनक जगह है ये सारी। तो उसमें दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल की, नीलगिरी, नीलगिरी जिसको ब्लू माउंटेन हम बोलते हैं। नीले पर्वत का मतलब ही क्या होता है? ब्लू माउंटेन। हिमालय में जो रेलवे चलती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप जाओगे कभी वेस्ट बंगाल, आप जाओगे दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग में क्या है, छोटे ट्रैक है। तो इतनी खूबसूरत ट्रेन है वो कि उनके लिए बहुत सारा मतलब पर्यटक आता है उसको देखने, टूरिज्म बढ़ता है उससे। ठीक है। कालका शिमला, शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। वो नहीं रटना नहीं है उसको। बोध गया कहाँ पर है? सिर्फ इतनी बताओ, क्या बोध गया यूनेस्को का स्थल है, हाँ या ना? इस सब की मुझे जरूरत पड़ेगी आपसे अगली क्लासेस में। मैं आपसे पूछूंगा कि बोध गया यूनेस्को स्थल था या नहीं था। आप कहेंगे हाँ जी। कहाँ पे है? महात्मा बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, सबको पता है, बिहार में। महाबोधि मंदिर भी यहीं पर बनाया जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जरा बताइए महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? कौन सा पेड़ था? तो उत्तर आएगा पीपल का पेड़, पीपल का पेड़। बिहार में 2002 में। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को में कब लिस्ट हुई? इंपोर्टेंट। 8 या 7 में तुम्हें दे रहा हूँ जो महत्वपूर्ण। भीमबेटका कहा जाता है कि जो महाभारत का भीम है वो उसके बैठने की जगह थी। मध्य प्रदेश में इनको खोजा VS वर्णकर ने। विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है। अब मैं आपसे पूछूंगा, MP वाले बच्चे बताओ कोई हो, तो जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको ये याद रख लेना, इसका जिला पूछा जाता है रायसेन जिला। कौन सा जिला है? रायसेन जिले में ये स्थित है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में ये स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं वो तो सब जानते हैं कि भैया वो आपका कहाँ के हैं, महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव है, तो महाराष्ट्र में उनको टर्मिनस दिया गया। ओके। चंपानेर कहाँ पर है? आपका गुजरात में। ठीक है, चंपा के साथ में याद रख लेना गुजरात। ओके, चंपानेर। लाल किला दिल्ली में कब लिस्ट हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट। लाल किला ईयर याद रखें। लाल किला कहाँ पर है ये तो सब जानते होगे या नहीं? बहुत बेसिक कोई बच्चा है कि भैया मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ,
तो फिर बहुत धैर्य रखना है, चुपचाप चीजों को उतनी ही बार रिवाइज करना है, उतनी ही बार। लाल किला शाहजहां द्वारा निर्मित है। लाल किला कितने रुपए, लाल किला जो कितने रुपए के नोट पर है, 500 के नोट पर, ठीक है। जंतर मंतर, मुझे बताओ फटाफट से, जंतर मंतर भारत में कितने हैं? ये दरअसल में एक राजा थे सवाई जयसिंह, और उनकी मतलब एस्ट्रोनॉमी में बहुत रुचि थी, खगोल विज्ञान में, ग्रह तारों की गति, तो इसमें उनकी बहुत रुचि थी। तो कितने जंतर मंतर बनवाए उन्होंने? 5। याद रख लेना, ये जयपुर वाला जंतर मंतर है, जयपुर वाला। जो पहला जंतर मंतर उन्होंने बनवाया था वो था दिल्ली का। अभी भी आपसे पूछे पहला जंतर मंतर क्या है, जंतर मंतर किससे संबंध है? खगोल वेधशाला है, एस्ट्रोनॉमी से इसका संबंध है दोस्त, खगोल वेधशाला। पहला जंतर मंतर कहाँ का है? दिल्ली का। कब बना था? 1725 में। ईयर बोलो सारे लोग। 1725 में बना था, 1725। बस ये खुद से बिलीव रखना कि अगली बार जब मैं ये पूछूं तो आपको पता होना चाहिए, अगली बार में। तो दिल्ली में हो गया, जयपुर में हो गया, एक साथी आपका कहाँ पर है? वाराणसी में है, वाराणसी में है। एक आपका उज्जैन एमपी में बनाया गया है, एक साथी आपका मथुरा यूपी में बनाया गया है। तो कुल कितने जंतर मंतर है अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहोगे भैया टोटल 5 जंतर मंतर है जिनका संबंध है खगोल विज्ञान से। बनवाया किसने था इनको? तो नाम लिख लेना आप, सवाई जयसिंह ने। किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह ने, जिन्होंने जयपुर की स्थापना भी की थी 1727 में। सवाई जयसिंह बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये जयपुर वाला स्थापित हुआ आपका। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का मतलब होता है, जब आप भारत के नक्शे को देखोगे, एक रिक्वेस्ट और मैं आपसे करूंगा सारे लोगों से, याद रख लेना इस बात को कि दोस्त जब बात आए ना कि भैया देखो, एक बात याद रख लेना, आप सारे स्टूडेंट्स एक बार थम्स अप करो। अगर हमारे पास मैप नहीं है तो भैया कल ही लाके जिस टेबल पर हम पढ़ते हैं उसके सामने लाके चिपका देंगे, ये प्रॉमिस करके जाओ। चाहे हाथ से बनाओ आप उसको, अगर आपके पास पैसे नहीं है उस बात के लिए तो मतलब आप उसको जो है हाथ से बना लो अच्छे से, लेकिन एक नक्शा आपके सामने प्रॉपर वे का लगा हुआ रहना चाहिए, 10 रुपये 5 रुपये का जो भी आपको मिले, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट क्या होता है? तो ये जो हमारा घाट है, इधर क्या है? अरब सागर है, इधर क्या है आपका? अरब सागर है। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ए बी से याद रखो, ए बी, ठीक है। ए अरब सागर और इधर बे ऑफ बंगाल। तो यहां पर मुझे बताओ, जो ये वेस्टर्न साइड है, आप रीजनिंग पढ़ते होंगे, इधर क्या है? नॉर्थ है। रीजनिंग भी नहीं पढ़ोगे तब भी नॉर्थ इधर ही रहेगी आपके सामने, नॉर्थ माना करो हमेशा। इधर ईस्ट है, चाहे आप किधर भी मुंह करके बैठे हो, वेस्ट है। तो जो पश्चिम की तरफ है वो पश्चिमी घाट, और जो पूर्व की तरफ है वो क्या है? वो साथी आपका क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट हो जाएगा, याद रखेंगे। तो पश्चिमी घाट में क्या हो गया आपका? महाराष्ट्र, ठीक है। इधर तमिलनाडु हो गया आपका, यहाँ तक तमिलनाडु। ये इधर केरल है, केरल है, यहाँ पे गोवा पड़ता है, कर्नाटक हो गया। तो पश्चिमी घाट भी शामिल है आपका किसमें? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जैव विविधताएं, बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारा जीवन जंतु वनस्पति यहाँ पर मिलता है। धीरे धीरे आप जान जाएंगे, ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो। बड़ी की इलायची की पहाड़ियाँ इधर हैं, कार्डमम जिनको बोलते हैं, ठीक है, कार्डमम इनको बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग की अगर हम बात करें, अच्छा पहाड़ी दुर्ग समझ रहे हैं, जो हिल एरिया में साथी फोर्ट बनाए गए हैं, हिल एरिया में जो फोर्ट बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग कहाँ पर हैं? वो राजस्थान में ही होंगे। और कितने पहाड़ी दुर्ग हैं पहले तो संख्या लिखो सारे लोग। आप कहेंगे भैया 6 किले हैं, 6 किले। आमेर का किला है अपना, गागरोन का किला है, जैसलमेर, जैसलमेर को क्या बोलते हैं? जैसलमेर को बोलते हैं भैया यहाँ पे गोल्डन फोर्ट। क्यों गोल्डन फोर्ट क्यों कहते हैं? अगर आप जैसलमेर के किले को कभी देखोगे, अगर जब सुबह के शाम सूर्य, सुबह के समय पे जब सूर्य चमकता है तो उसकी चमक इतनी शानदार होती है, उसकी चमक इतनी शानदार होती है कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये सोने की दीवारें हैं। कैसे लगेगा? जैसे कि आपका सोने की दीवारें हों। गोल्डन फोर्ट क्या बोलोगे इसको? सुनहरा। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की बात बताओ, कुंभलगढ़ से किन का संबंध है, कौन बताएगा? भारत के एक वीर सपूत हैं, हिंट मैं देता हूं, उनके बचपन का नाम कीका था।
बचपन का नाम था उनके का कीका। कुंभलगढ़ से किसका जीवन जुड़ा हुआ है? और कुंभलगढ़ की जो दीवारें हैं ना साथी, याद रखना, पूरी दुनिया में चीन की दीवार सबसे लंबी मानी जाती है। और चीन की दीवार में दूसरी जो सबसे लंबी दीवार मानी जाती है वो मानी जाती है कुंभलगढ़ की। कितनी लंबी दीवार है कौन बताए? कुंभलगढ़ की 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। कोई और किला नहीं है जिसकी इतनी किलोमीटर लंबी दीवार हो। इतनी 36 किलोमीटर लेंथ है इसकी, वॉल की, दीवार की, 36 किलोमीटर। भैया जंतर मंतर को ठीक कर लीजिए। 1724 होगा बिल्कुल। हम क्या लिख चुके हैं? जंतर मंतर 1724 ही होगा दोस्त। हमने क्या लिख लिया? कुछ गलती हुई क्या हमसे? 1724 एकदम से ठीक है। 1724। इसके 10 साल बाद इसने ये आपका जयपुर का बनाया था 1734 में। 1727 में इसने जयपुर की स्थापना की। 1724। एक बार थम्स अप करें, इसे करेक्ट करेंगे दोस्त। एक साथी का मैंने कमेंट देखा अभी, नीडा। एक बार कमेंट करके बताओ कर चुके हैं इसको, है ना? ज्योग्राफी की क्लास है 6 बजे। ओके ओके ओके, ठीक है। इनको एक बार पढ़ लेना, है ना? इनको एक बार पढ़ लेते हैं, 2 मिनट देंगे। ग्रेट हिमालयन। आज क्लासेस आपकी हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रही, 5-5 10-10 मिनट आगे पीछे, लेकिन उसको जो है हम फिर आपका कल से एक फिक्स समय पर रखेंगे। यहाँ पर देखो, ग्रेट हिमालयन, हिमालय से नाम ही आ रहा है, हिमाचल प्रदेश का। रानी की वाव उल्टे मंदिर की तरह। इसका स्ट्रक्चर देखो, देखो मंदिर, या आपने कभी घर देखे होंगे तो पिलर कैसे होते हैं? नीचे की तरफ मजबूत होते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी, नीचे की तरफ मजबूत होते हैं। लेकिन इसमें जब आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो पिलर, आपको इसके फोटो देखना रानी की वाव के, ऊपर की तरफ आपको पिलर मजबूत देखेंगे, इसलिए बोलते हैं उल्टे मंदिर की तरह। इसको बनवाया था रानी उदयमती ने अपने पति के लिए। और कितने रुपए के नोट पर है ये आपको बताना है। रानी उदयमती। इनके जो हस्बैंड थे, इनके जो पति थे, इनके पति का नाम था भीम प्रथम। भीम प्रथम, गुजरात से। सोलंकी वंश के थे, सरस्वती नदी के किनारे, 100 रुपए के नोट पर है। और जब स्ट्रक्चर ऐसा हो कि पिलर जो है नीचे की तरफ से चौड़ा और ऊपर की तरफ कम हो, तो उसको हम बोलते हैं, पिलर को क्या, ऐसी स्टाइल को मारू गुर्जरा शैली। नालंदा विश्वविद्यालय कौन नहीं जानता कि वो बिहार में है? जानते हो सारे। अभी उसको फिर से बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां पर क्या किया, रिवाइव किया है। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, इतिहास में आप पढ़ोगे, कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। कंचनजंगा, ये एकमात्र मिश्रित है। कितने बताए थे मिश्रित? एक। अब मुझे बताओ, अगर आपने क्लास को ध्यान से पढ़ा तो सांस्कृतिक स्थल कितने थे? सांस्कृतिक स्थल मैंने आपको कितने बताए थे? कल्चरल, तो आप कहोगे कल्चरल 35 बताए थे भैया, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड बताया था। लीक आरबीजीओ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सिर्फ पढ़ मात्र लेना है। अहमदाबाद शहर गुजरात का है, ये सब जानते हैं 2017 में। इंपॉर्टेंट बात यह है, यूनेस्को में शामिल पहला शहर कौन सा है? देखो अभी हमने जंतर मंतर को पढ़ा, तो जंतर मंतर जयपुर में है, लेकिन जयपुर शहर थोड़ी था। हमने ये थोड़ी पढ़ा था कि जयपुर शहर को शामिल किया गया, हमने पढ़ा था जंतर मंतर को शामिल किया गया। पहला शहर है आपका अहमदाबाद। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जयपुर को भी बाद में शामिल किया गया, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कौन? अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के किनारे है। मुंबई के विक्टोरियन इंपोर्टेंट नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है अहमदाबाद शहर। कब शामिल हुआ अहमदाबाद? 2017 में, 2017। गुलाबी शहर जयपुर। अब हम कहेंगे अगर अहमदाबाद पहला है तो जो जयपुर है वो कौन से नंबर का शहर हो गया? जयपुर हो गया दूसरा शहर। कई साथियों ने तो पहले ही लिखा, 2019 में उसको चयनित किया गया। जो पहले पढ़ चुके हैं ऐसे ही नाम रोशन करना है। वाइट, वाइट सिटी, देखो गुलाबी शहर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, गुलाबी पुताई है, आपने देखा होगा। मतलब पूरे जयपुर में नहीं है, एक जो अंदर वो मार्केट है, ठीक है, वो 9 किलोमीटर का एक एरिया है। और आप कभी जयपुर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप मतलब अलग रंग से भी अपनी शॉप वगैरह को पुताई करवा सकते हो, लेकिन गुलाबी पुताई फ्री में होती है, ठीक है। तो कौन पैसे खर्च करे? और अगर आपको अलग रंग की पुताई करवानी है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो आदमी सोचता है ठीक है गुलाबी रहने दो, और वैसे भी वहाँ की वो कल्चरल एक आपका साइन हो गया, एक सांस्कृतिक पहचान हो गई। और टूरिज्म आपका वहाँ पर आता है इसी बात के लिए, टूरिस्ट इसी बात के लिए आते हैं, तो क्यों ही उसको इधर उधर करना है। तो ऐसे ही शहर, वाइट सिटी उदयपुर है, गोल्डन सिटी जैसलमेर है, ब्लू सिटी जोधपुर है, रेड सिटी बताओ कौन सी है? रेड सिटी कौन बताएगा?
सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में शहर की स्थापना की थी, किसकी? जयपुर की। रामप्पा टेम्पल ये साथी 39वीं साइट था। देखो इनके नंबर याद रखना आप, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होंगी। लास्ट वाले 5 के नंबर याद रख लेना, पूछ लेगा रामप्पा मंदिर कौन से नंबर की साइट है? 39वीं। कहाँ पर है? तेलंगाना में, भगवान शिव के लिए है। काकतीय वंश द्वारा निर्मित हुई थी, भगवान शिव को समर्पित है। एमटीएस, सीएचएसएल, आपका दिल्ली पुलिस 2023 तीनों में क्वेश्चन पूछा गया। कौन से भगवान जी से है रामप्पा? तो ऑप्शन में भगवान राम भी थे, तो नाम देख के नहीं जाना है। आप कहोगे भैया ज़्यादातर तो भगवान शिव से ही संबंधित हैं यूनेस्को की साइट। बहुत बढ़िया सर, हम जयपुर से हैं दोस्त, बहुत स्वागत है। धौलावीरा 40वीं साइट बनी, इसको भी आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, ये 1968 में जेपी जोशी ने इसको खोजा था, खोजकर्ता आप पढ़ते सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां बड़ा स्थल था ये। तो क्या याद रखना है कि जो धौलावीरा है वो कौन से नंबर का बड़ा शहर था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप कहेंगे 5वां बड़ा शहर था, 5वां बड़ा शहर था। शांति निकेतन, इसकी स्थापना क्या बोलेंगे 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन 41वीं बनी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, रिसेंट वाली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में है, जैसे वो गुजरात के कच्छ में है धौलावीरा। इनके जिले याद रख लेना जिसको मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूँ। शांति निकेतन का अर्थ है शांति का निवास, 1901 में शुरू हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय जो 1920 के आसपास में बना था, 1921 में। लेकिन ये याद रख लेना शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? 1901 में, पश्चिम बंगाल। होयसल मंदिर ये रहा है भाई, अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन ऑफ द ईयर हो जाता है ना, एक क्वेश्चन ऑफ द ईयर, तो 2023 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऑफ द ईयर रहा है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो रिसेंट में चयनित होगा वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो होयसल मंदिर की अगर हम बात करें, मुझे एक क्वेश्चन बनेगा आपसे कि होयसल मंदिर में कितने मंदिरों का समूह है? होयसल मंदिरों का जो समूह है कितने मंदिरों से मिलकर बनता है? तो 3 मंदिरों से मिलकर बनता है। एक तो सोमनाथपुरा के टेम्पल है, एक साथ ही हेलोबिड के टेम्पल है, और एक बेलूड के टेम्पल है। तो एक नाम दिया गया था 2023 में, 4 मंदिरों के नाम थे और पूछा गया था कौन सा होयसल मंदिरों में शामिल नहीं है। तो इन 3 के नाम के अलावा चौथा नाम था, और इन 3 जगह पे 3 मंदिर है, उनको अभी बताते हैं। ये मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूर जिलों में बेलूर, हेलोबिड और सोमनाथपुरा में स्थित हैं। जो साथी आपका क्या बोलेंगे बेलूर में टेम्पल है उसको बोलते हैं चिन्ना केशव, और जो सोमनाथपुरा में उसको बोलते हैं केशव। तो केशव केशव के नाम पर हो गए 2 टेम्पल तो। और होयसलेश्वर साथी कहाँ पर है? वो हसन में हो गया, पहले 2 हसन में, ये मैसूर में हो गया। तो क्या बोलेंगे 3 मंदिर जो हैं आपके कहाँ पर बताए? बेलूर, हेलोबिड और सोमनाथपुरा में। नाम क्या है? केशव के नाम पर है, और होयसलेश्वर मंदिर, सिर्फ इतना याद रखना है। ये किनको है? केशव, केशव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण किसका रूप है? विष्णु जी का, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। होयसलेश्वर भगवान शिव को समर्पित है, और केशव ये भगवान विष्णु को। तो केशव केशव नाम के जो दोनों हैं वो किन को समर्पित हैं? भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को। होयसलेश्वर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है बॉस, क्या चीज याद रखनी है? ये 3 मंदिर हैं, 3 मंदिर जो हैं साथी आपके, वो किस किस ईश्वर को संबंधित हैं ये याद रखना। याद रखेंगे, कोई दिक्कत? भैया रामापा को एक आर्किटेक्ट के नाम पर बनाया गया जी, अभिषेक बघेल जी, एकदम सही है, एकदम सही है। मोईदम चराईदेव जिला अहोम राजवंश का, ये आपका 43वां, बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत किसको बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट जिसमें 7 सिस्टर हमारी आती है, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया आपका। ठीक है, तो इन सब से कोई स्थल आया था अभी तक? आप देख रहे होगे सारे स्थल महाराष्ट्र के थे, गुजरात के थे, राजस्थान के थे, दिल्ली के थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का कोई नहीं आया था। तो ये नॉर्थ ईस्ट का पहली बात तो एकमात्र बना है। आपसे पूछेगा पूर्वोत्तर भारत का कौन है, तो पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। अब आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, पूर्वोत्तर भारत के इससे पहले अगर जो जो आए आपको, तो उनको ढूंढना है आपको। तो उसमें एक तो मिस्र आएगा आपका, मिश्रित कहाँ का? एक तो सिक्किम का आएगा, वो कौन सा था? कंचनजंगा था। कौन सा? कच्चमजंगा।
सराइदेव मोइदाम को असम का पिरामिड बोलते हैं। देखो पिरामिड का मतलब क्या होता था, आपने देखा होगा, मम्मी मूवी देखी है किसी ने, जिसमें क्या कि डेड बॉडी पर एक लेप लगा के उसको लंबे समय तक रखते थे डेड बॉडी को, उसको शुभ मानते थे वो बॉडी को लंबे समय तक रखना। अहोम साम्राज्य की राजधानी थी मोइदाम। यह अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को, नश्वर का मतलब क्या होता है, मोर्टल्स को बचा के रखा जाता है। इन टीलों में मृतकों को उनके शाही परिधानों, जो उनकी ड्रेस होती थी, जो उनके वेपन्स होते थे, मैंने अभी बताया क्लास के शुरुआत में आपको, जो उनकी निजी चीजें होती थी, ठीक है, पर्सनल बिलोंगिंग्स, उनको साथ ही क्या करते थे, उनका बुरियल होता था। सराइदेव मोइदाम ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थल हैं। किसके कब्र स्थल हैं? वो राजाओं के कब्र स्थल हैं, ठीक है। ये हमारी 43 साइट थी। मैं फिर से कहूंगा आपसे कि 43 साइट को एक बार अपने माइंड में रखना है कि कौन कौन से हैं, सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धीरे धीरे ये जानकारी आप स्टोर कर लेंगे। हमारी क्लास इतनी थी। अगर आपने क्लास में ध्यान दिया था चीज़ों को,